यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों इस सेगमेंट में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और 100% इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पेपर में बड़े नंबर में आते हैं। बड़े नंबर समझ लो, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सप्लेन रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के वो भी मैं आपको बताऊँगा। एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करो। तो बच्चों पहले मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रेम से शॉर्ट में हम बच्चों VBT कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के बच्चों कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कहता है बच्चों कि द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल मेड अवेलेबल बाय CMI इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड विथ इट। कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो चीज़ें होती हैं, एक सेंट्रल मेटल आयन होता है और एक लिगेंड होता है। सेंट्रल मेटल आयन जो होता है कॉम्प्लेक्स में, वो उतने ही ऑर्बिटल खाली करता है जितने कि उससे लिगेंड जुड़ने वाले हैं। 4 लिगेंड जुड़ेंगे वो अपने 4 ऑर्बिटल खाली करेगा, 6 लिगेंड जुड़ेंगे वो अपने 6 ऑर्बिटल खाली करेगा। तो बच्चों इसका पहला पॉइंट क्या है देखिएगा, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है बहुत सोचो समझ के, वो है बच्चों द नंबर ऑफ वैकेंट d orbitals, vacant d orbital, the number of vacant d orbital made available किसके द्वारा अवेलेबल किया जाता है भाई बताओ? made available by central metal ion, made available by central metal ion is equal to the number of ligands attached with it, is equal to the number of ligands attached with CMI। बहुत प्यारा पॉइंट सर। पॉइंट क्या कहता है? किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के द्वारा उतने ऑर्बिटल खाली किए जाते हैं जितने कि लिगेंड उससे जुड़ते हैं। ये हो गया बच्चों पॉइंट नंबर 1। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं भाई। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है वो किस किस के बीच में बनता है बच्चों बताइए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बच्चों, ये सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में बनता है। कहाँ? कॉम्प्लेक्स में। तो इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सारी बातें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होती है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड में होती हैं। इनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन CMI एंड लिगेंड इज फॉर्म्ड। तो किस किस के बीच में होती है? बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ CMI एंड इलेक्ट्रॉन फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा बच्चों, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट COOR DINAT, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज फॉर्म्ड। बनता है कैसे? बनता है भाई, ये बनता कैसे? इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग, is formed by the overlapping between hybridized orbital of CMI, by the overlapping between hybridized orbital of CMI and electron filled orbitals of ligands, and electron filled orbitals of ligand and electron filled orbital of ligands। तो बच्चों दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में, इसमें सेंट्रल मेटल आयन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बच्चों जो हमारा होता है, ये हमारा बहुत बड़ा पॉइंट है, बिग पॉइंट है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में, है ना, सुनिएगा इसके 2 पॉइंट है। नंबर ए, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ इन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जिस पर हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इफ इन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, क्या कौन कौन से? 1s, एक s ऑर्बिटल, कॉमा 3p, 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स एंड 3 और एक 4 एंड 2d
and 2d orbitals are of outermost cell। वो कौन से सेल के होते हैं? आउटरमोस्ट सेल के होते हैं। और ऑफ आउटरमोस्ट शेल, एक s 3p और 2d ऑर्बिटल आउटरमोस्ट शेल के होते हैं, तो उनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? उनमें पाया जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। उनमें बच्चों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है बताओ? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को बच्चों हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं तिवारी सर? हम उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, या हम उसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं बच्चों, या हम उसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं बच्चों, या इसको क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। नोट कर लीजिए ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में, ये जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा ना रीजनिंग, तो क्लियर होगा। एक s 3p और 2d ऑर्बिटल सारे के सारे बाहर के होते हैं, तो उनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है बताओ बच्चों? sp3d2 पाया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? आउटर ऑर्बिटल। बाहर है ना, बाहर के है ना आउटर ऑर्बिटल। उनकी स्पिन कैसी होती है? हाई स्पिन, तो हम उसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, पॉज करिए और पॉज करके नोट करते जाइए। चलिए भाई देखते हैं, अब हम क्या करते हैं बच्चों? थर्ड के बी पॉइंट को देखते हैं। थर्ड का ए पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट था तिवारी सर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल था। थर्ड का बी पॉइंट क्या कहता है? इफ इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इफ इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ complex compound, ये जो 2d हैं आपके, ये 2d तो अंदर के हों, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2d ऑर्बिटल इज ऑफ इनर शेल, वो अंदर वाले शेल के हों 2d, एंड 1s and 3p, 1s and 3p, एक s और 3p जो है वो कहाँ के हो? इज ऑफ आउटरमोस्ट शेल, इज ऑफ आउटरमोस्ट शेल, वो बाहर वाले शेल के हो। तो इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? देन तो क्या होगा भाई? यहाँ पे सारे के सारे बाहर वाले थे, यहाँ पर कौन सा होगा? 2d अंदर होके हो गए और एक और 3p बाहर के हो गए, तो इनमें होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए देखो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये जो नाम आता है ये डी पे डिपेंड करता है। यहाँ जो दो डी थे वो बाहर वाले थे, तो हमने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह दिया था। यहाँ पर जो 2d हैं वो अंदर वाले हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर होते हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इन्हें हम बच्चों बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से समझा दूं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में एक s 3p और 2d, ये चारों के चारों 3 2 5 और 1 6 छो के छो, अगर ये मान लीजिए बाहर वाले शेल के हों, तो हम ये कहते हैं उनमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। d बाहर वाला है, हम उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और या हम उसे हाई स्पिन कहते हैं। हाई स्पिन क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए ये 2d ऑर्बिटल अंदर के हों और 1s और 3p बाहर का हो, तो हम क्या बोलेंगे? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। d अंदर का है इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए हम उसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बड़े आराम से इत्मीनान से नोट करते जाइए और इसे पढ़ते जाइए, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे तो ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगला पॉइंट है बच्चों, जब हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, तो दो प्रकार के लिगेंड होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसमें ज़्यादा ताकत होती है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, 2 लिख लीजिए। एक अमोनिया है, एक एग्जाम्पल अमोनिया है, और दूसरा एग्जाम्पल Cn नेगेटिव यानी साइनाइड है।
तो बच्चों अमोनिया और जो साइनाइड है ये कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। दूसरा मैं लिख रहा हूँ वीक फील्ड लिगेंड, क्वेश्चन बताऊंगा रीजनिंग क्वेश्चन। दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। तो ये कौन सा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड। तो बच्चों दो टाइप के लिगेंड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो धक्का देता है, और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, वो दोनों आपके सामने लिखे हैं। आखिरी पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा भाई? लिगेंड है, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ेंगे, और लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल आयन इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर मान लीजिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, अमोनिया आता है या साइनाइड आता है, तो क्या होगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अगेंस्ट हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है? तिवारी सर ये कहता है पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर उसकी पेयरिंग होगी, लेकिन भाई यहाँ तो उल्टा हो रहा है। चलिए आखिरी पॉइंट में लिखता हूँ, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अगेंस्ट हुंड्स रूल। इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होती है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अगेंस्ट हुंड्स रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अगेंस्ट हुंड्स रूल, अगेंस्ट हुंड्स रूल। तो बच्चों ये जो मैंने आपको लिखवाया था ये सारे के सारे बेसिक पॉइंट थे। एक बार मैं फिर से आपको बेसिक पॉइंट रिपीट करता हूँ। पहला कि कोई भी सेंट्रल मेटल आयन उतने ही ऑर्बिटल अवेलेबल करता है जितने कि उसके पास लिगेंड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन CMI एंड लिगेंड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ CMI एंड इलेक्ट्रॉन फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। बिल्कुल सही तिवारी सर। तीसरा पॉइंट, 1s 3p और 2d ऑर्बिटल सारे अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के होते हैं तो इनमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और आखिरी पॉइंट तो आपको मालूम है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हमारी जो पेयरिंग होगी वो अगेंस्ट हुंड्स रूल होगी। तो सारी चीज़ों को बच्चों पॉज कर लो और नोट करो। बस इसी के बाद हम आपको रीजनिंग क्वेश्चंस पर ले चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। नोट डाउन बच्चों। चलिए अगला है बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। पहले बच्चों हम जो क्वेश्चन करेंगे वो उन कंपाउंड्स का करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, मतलब जिनमें जो सेंट्रल मेटल आयन है वो जो है 4 लिगेंड से जुड़ता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। पहला sp3 होता है क्योंकि 3 और 1 4 के लिए sp3 भी हो सकता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 चीज़ें जुड़नी है, तो 4 में पहला जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा हो सकता है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहला जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है बच्चों वो कौन सा है भाई? बोलो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी भाई? कोई बताएगा मुझे? तिवारी सर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी बोलो? टेट्राहेड्रल। चलो भाई दूसरी चीज़, सेकेंड चीज़, दूसरा इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है वो हो सकता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ भी 4 हो रहा है, 1 2 3 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है भाई? यहाँ हो सकता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी बच्चों वो क्या होगी? वो होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो इसको नोट कर लीजिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चों 2 टाइप के होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पर इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, वी विल सी इट वन बाय वन। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पर बेस्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर बेस्ड। मान लीजिए हमारे पेपर में आता है बच्चों वह है NiCl4 निकल टेट्राक्लोराइड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि भाई ये पैरामैग्नेटिक होता है या ये कलर्ड होता है
या आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट ही निकाल लें। चलिए पहले तो ये देखते हैं कि NiCl4 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। चलिए इसके आंसर को शो करते हैं। कौन सी थ्योरी से करेंगे? VVT। यहाँ पर जो थ्योरी लगेगी हमारी वो लगेगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो भी हमें बात किसकी करनी है? NiCl4 की बात करनी है। किसकी बात करनी है? NiCl4 की बात करनी है ना। अगर आप इस पे चार्ज देखें तो इस पे चार्ज 2 नेगेटिव होगा। क्यों होगा? निकल पे होता है 2 पॉजिटिव, डबल लिगेंड जुड़े, चार जुड़ गए, तो 2 पॉजिटिव से 4 निगेटिव है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 नेगेटिव आ गया। तो हमें जो है ये पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा NiCl4 2 नेगेटिव का। चलिए कोई बताएगा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा टेट्राक्लोराइडो। वैसे आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इसका नाम होगा टेट्राक्लोराइडो। नेगेटिव है तो निकिलेट, है ना, नेगेटिव है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो गया निकिलेट। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना होगा? 4 का आधा 2। तिवारी सर अच्छा बता दिया आपने, 2 आयन। 2 क्यों आएगा वो भी देख लो। x - 4 = -2, x - 4 = -2, तो 2 आएगा। चलिए लिखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो वो है निकल। एटॉमिक नंबर 28 हम लिखे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। ये हो गया, ये हो गया। ये देखें 6 4 10 2 12 6 18, यहाँ तक 18 हो रहा है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। तो 6 4 10 2 12 6 18 आप इसको शॉर्ट करने के लिए बच्चों आर्गन लिख सकते हैं। इसके बाद क्या बचा आपका? ये बचा 4s2 और ये बचा 3d8, ये बचा। अब बच्चों जब हम इसको अरेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी भी किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम उसके सारे 3 एक तरफ कर लेते हैं और 4 को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए अरेंज करते हैं, उस तरह से अरेंज करते हैं। सारे 3 को एक तरफ कर लें तो हमने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये हो गया 3d10 और ये हो गया 4s2। सारे 3 वालों को एक तरफ कर लिया और s को अलग कर लिया। चलिए अब देखते हैं भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, 6 4 10 2 12, 6 4 10, है ना, 10, अरे 3p रह गया ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 3p6 18 और ये हो गया 3d10 और ये हो गया 4s2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों कितना बचा? 18। गिन लो, 6 4 10 2 12 6 18। हम इसको शॉर्ट करने के लिए बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, आर्गन ये हो जाएगा 3d10 और ये हो जाएगा 4s2। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अच्छा, क्या बच्चों यहाँ पे p होगा? बिल्कुल होगा तिवारी सर, p भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 4p0। हम क्या लिखेंगे बताओ? हम यहाँ पे लिखेंगे 4p0। सर अब ये बताइए आपने p क्यों लिखा? भाई मैंने इसलिए p लिखा क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, या तो sp3 होता है या dsp2 होता है। भाई 2 ही होते हैं ना, यहाँ लिख लो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन होंगे, या तो sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। ये 2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हाइब्रिडाइजेशन, अब dsp2 भी बन सकता है अगर 4p खाली है तो, और sp3 भी बन सकता है, लेकिन अभी हमारे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो हमने खाली छोड़ दिया। चलिए अब हम क्या करते हैं? निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। चलो निकालते हैं निकल का ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो क्या होगा? निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यदि अपन निकालेंगे निकल का, तो निकल को क्या मान लें? x, यहाँ x आ गया। 1 Cl पर 1 निगेटिव है, 4 पर 4 निगेटिव, -4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 + 4, तो x इज इक्वल टू +2। इसका मतलब निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आ गया +2। चलो भाई, तो निकल पर 2 + चार्ज आ गए। अगर 2 + चार्ज आ गए तो हमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। चलिए हटा देते हैं। ये हो गया आर्गन, ये हो गया 3d10, ये हो गया 4s0 और ये हो गया 4p0। ठीक है, इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास डी में नहीं, निकल 28 है ना, तो डी में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे पास बताइए? यहाँ 3d में 8 आ रहा है, ये 3d8 है ना, तो 3d8, यहाँ भी 3d में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ भी 3d में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। नोट कर लेना इस चीज़ को अच्छे से, 3d8 3d8 3d8। चलिए भाई, तो 3d में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। अब हमें बच्चों इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम ये लिखेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, हमें इस कॉम्प्लेक्स को बनाना है। चलो भाई बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखिए, सुनिए, जब हम ये बनाएंगे
तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल लेंगे बताओ? हम लेंगे 3D। चलो भाई हमने 3D ले लिया। तिवारी सर D 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। फिर हम लेंगे 4s, ये हमने 3D ले लिया। 3D के बाद हम एक 4s लेंगे, ये देख लो हमने ले लिया 4s। और 4s के बाद हम 4p लेंगे, ये हमने 4p ले लिया 3, 4p 3 ले लिया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ध्यान से बताइए, D में कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे? तिवारी सर D में 8 इलेक्ट्रॉन है। चलो भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अच्छा, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर एक भी नहीं है, 4s 0 है। 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं है। अब जब आप ये कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो लिगेंड हमारा कौन है? Cl। लिगेंड हमारा क्लोराइड है। हमारा जो लिगेंड है बच्चों, जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो क्लोराइड लिगेंड है। बच्चों मैंने बताया था क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तीनों के तीनों जो लिगेंड होते हैं, ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। कैसे होते हैं बच्चों? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ये धक्का नहीं देते, अगर ये धक्का नहीं देंगे तो पेयरिंग अगेंस्ट हुंस रूल नहीं होगी। तो ये वीक लिगेंड है भाई, क्लोराइड वीक लिगेंड है। अगर वीक है तो ये क्लोराइड धक्का नहीं मारेगा, D ऑर्बिटल तो 3D ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं मारेगा। तो क्या होगा? एक क्लोरीन जो होंगे, एक जो क्लोराइड आयन, एक क्लोराइड आयन है ना। कितने क्लोराइड आयन हमारे पास बोलो? 4। तो पहला क्लोराइड आयन यहाँ जाएगा, दूसरा क्लोराइड आयन यहाँ जाएगा, तीसरा क्लोराइड आयन यहाँ जाएगा और चौथा क्लोराइड आयन यहाँ जाएगा। तो एक इसके अंदर जाएगा, दूसरा इसके अंदर जाएगा, तीसरा इसके अंदर, चौथा इसके अंदर। ये चारों लिगेंड है। लिगेंड के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? एक होता है कि 2 होता है? तिवारी सर लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ये इसमें और ये इसमें। इसने इसको धक्का नहीं मारा, क्यों? क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड हुंस रूल को अपोजिशन नहीं करता। तो बचाओ बच्चों, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? तिवारी सर 1s 3p, तिवारी सर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। कितनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं, कितना नॉलेज मिल रहा है। कैसे? नंबर 1, अगर कोई पूछे, ये तो मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया यहाँ पर, पैरामैग्नेटिक। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन NiCl4 2-। तो आपका पहला आंसर होगा तिवारी सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहले का आंसर मिल गया। दूसरे का आंसर, what will be the geometry of this complex compound? टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर हमसे कोई इसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करे बच्चों, तो हम कहेंगे इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। नंबर 30, कोई पूछे कि भाई तिवारी सर बताओ, विल दिस बी कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? बच्चों मैंने आपको पहले पढ़ाया, एक बार फिर से पढ़ा देता हूं। अगर पूरे हाइब्रिडाइजेशन में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। यहां मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। यहां अगर मान लीजिए एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं डाईमैग्नेटिक। तो यहाँ देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे पेयर्ड हैं। चूंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा इसका नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तिवारी सर इसका मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। चौथा बच्चों, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको अगली यूनिट में पढ़ाऊंगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में। अभी सिर्फ इतना याद रखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है, सारे पेयर्ड होंगे तो कलरलेस होगा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए है ना dd ट्रांजिशन होगा। देखिए इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, अभी केवल 2 लफ्जों में कहानी खत्म करता हूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो dd ट्रांजिशन होगा। dd ट्रांजिशन क्या होता है मैं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाऊंगा। और अगर dd ट्रांजिशन होगा तो कलर्ड होगा। तो बताओ भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तभी तो पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसके अंदर क्या होगा बोलो? dd ट्रांजिशन होगा। और अगर dd ट्रांजिशन होगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कैसा होगा? ये होगा कलर्ड। ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा? कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में इसके बारे में मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं कि भाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से लिखते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू √n n+2 Vm।
Bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये हो जाएगा आपके 2 ब्रैकेट में 2 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 2 इंटू, हाँ बोलो 4, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू √8, तो √8 बोर मैग्नेटॉन इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। कितने सारे क्वेश्चंस बन गए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? बिल्कुल सही। ज्योमेट्री क्या होगी? बिल्कुल सही। कौन सा नेचर क्या होगा? मैग्नेटिक पैरा की डाई, बिल्कुल सही। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन होगा, समझाऊंगा। कलर देगा, सारे पेयर्ड होते हैं, डी ट्रांजिशन नहीं होता, कलरलेस होता। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला निकाल सकते हैं, एन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसको आराम से पॉज करिए, समझते जाइए और इत्मीनान से नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, वाई, वो तो कोई भी कॉम्प्लेक्स आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। NiCN4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर, है ना। और भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं, भाई डायामैग्नेटिक क्यों होता है या कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है ना। सो मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर। चलिए भाई सॉल्व करना। सर बड़ा मज़ा आ रहा है। देखो भाई मज़ा आएगा, अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। भाई इंटरेस्टिंग नहीं होती है, मैं आपको नहीं पढ़ाता। चलिए अब देखिए, देखते हैं भाई, देखो दिखाओ सर दिखाओ। NiCN4 ये हो गया 2 नेगेटिव। चलो सबसे पहले तो इसका नाम लिखते हैं। बच्चों नाम नहीं पूछा था, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ। चलिए टेट्रा, बिल्कुल सही तिवारी सर। साइनाइडो, बिल्कुल सही। निगेटिव है तो निकल की निकलेट, जल्दी बोलो। अरे भाई आता है, मालूम है आता है, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर 4 का आधा 2 और ये हो गया आयन। आयन क्यों? क्योंकि चार्ज है, मैंने आपको पढ़ाया था चार्ज होगा तो आयन आएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर लिखते हैं 28। शॉर्ट में लिख दो, निकल का शॉर्ट में लिख दो। चलो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ये हो गया आर्गन, ये हो गया 3d8, ये हो गया 4s2 3d8 4s2 हो गया। चलिए निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, +2 आएगा। कैसे आया सर एक बार और बता दो ना। चलो एक बार और बता रहा हूँ भाई, मुझे मालूम है आप लोग भूल जाते हो। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको माना x, 1 CN पर 1 निगेटिव, 4 पे 4 निगेटिव, x - 4 इज इक्वल टू -2, तो -2 + 4 x इज इक्वल टू +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया तो +2 कर लिया। जितने चार्ज आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, तो ये हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3d8, ये हो जाएगा 4s0। चौथे वाले में P भी होता, हमने लिख दिया 4p0। क्यों लिखा तिवारी सर? भैया मेरे, राजा मेरे, मुन्ना मेरे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो 2 ही तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं, या तो sp3 या तो dsp2। तो आपको P चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमने एक P लिख लिया, हमारी मर्जी, हमें लिख लिया। चलो अब हमें किसका फॉर्मेशन करना है तिवारी सर? हमें फॉर्मेशन करना है इन दी फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव। चलो भाई करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले 3D बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अच्छा, उसके बाद 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। उसके बाद 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। ये तुम्हारा हो गया 3D। बताओ भाई 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है तिवारी सर? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। अच्छा अब बच्चों मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल लगाइएगा। चलो लगा लिया। यहाँ पर कितना है? 0। यहाँ भी कितना है? 0। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो तुम्हारा लिगेंड है वो है साइनाइड। और मैंने आपको पढ़ाया था हमारे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली पेपर में 2 ही लिगेंड आते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। हमारे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं बच्चों, एक तो साइनाइड होता है और दूसरा अमोनिया होता है, और भी कई होते हैं, ज़्यादातर पेपर में यही आते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड धक्का मारते हैं, वो जो है 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पीछे घसीटते हैं। तो बताओ भाई यहाँ कौन सा लिगेंड जुड़ रहा है? वीक फील्ड जुड़ रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जुड़ रहा है? तिवारी सर स्ट्रॉन्ग फील्ड जुड़ रहा है। तो क्या होगा जब अच्छा कहाँ जुड़ेंगे? देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो अंदर की तरफ आएगा, वीक होता तो इसको टच नहीं करता, उसकी हिम्मत नहीं होती कि इसको छेड़ देता। स्ट्रॉन्ग है तो इसको टच करेगा। चलो भाई, 1 CN निगेटिव, दूसरा CN निगेटिव, तीसरा CN निगेटिव, चौथा CN निगेटिव। ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। पहले देखो, पहले हमने डायरेक्ट भर दिया था। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन था। क्लोराइड आयन वीक फील्ड लिगेंड है, उसका फिल्म में रोल नहीं है, उसको धक्का नहीं देगा। तो जब ये अंदर आने की कोशिश करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों,
जब ये जो साइनाइड लिगेंड है, एक मिनट, एक ही डी होगा ना, अपन ने 2 डी ले रहे हैं जबकि एक ही डी होगा। जब ये साइनाइड लिगेंड बच्चों अंदर आने की कोशिश करेंगे, Cn नेगेटिव इसमें एक Cn नेगेटिव यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये यहाँ जाने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेंट्रल मेटल आयन है निकल, इसका जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा। यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग विल टेक्स प्लेस अगेंस्ट हुज रूल। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इन दोनों में से कोई भी होगा ना तो डी ऑर्बिटल पेयर होगा, कोई भी होगा। और अगर ये नहीं है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो फिर इसकी पेयरिंग नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं क्या हो जाएगा जब इसकी पेयरिंग होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चलो देखते हैं। देखिए उस कंडीशन में क्या होगा कि ये वाली बात होगी, ये 3D था, बिल्कुल सही तिवारी सर, 3D था, ये 2 था, ये 2 था, ये भी 2 था। अब जब ये साइनाइड अंदर आया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, धक्का दे रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा और ये पेयर्ड होगा। देखो ये आ गया, ये वाला घर हमारा खाली हो गया, और ये तो पहले से ही था, ये तो पहले से ही खाली था, ये देखो। तो इस साइनाइड ने क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज दिया। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये इन घरों में चले जाएंगे। इसका 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, मैंने कलर चेंज किया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये लो साहब, यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है प्यारे बच्चों, तिवारी सर, यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यानी एक चीज तो क्लियर है, हम देख के ही बता सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर मान लीजिए कोई मेटल है जिससे Cn जुड़ा हो या अमोनिया जुड़ा हो, तो वहां पर DsP2 होगा, क्योंकि वो धक्का देगा। और अगर ये दोनों नहीं जुड़े हो, क्लोराइड जुड़ा हो, ब्रोमाइड जुड़ा हो, आयोडाइड जुड़ा हो, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर ये दोनों जुड़े होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो डायबेटिक होगा। चलो भाई इंफॉर्मेशन देखते हैं। इंफॉर्मेशन जिस पर बेस्ड हमारे पेपर में सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए आपके पेपर में पूछा गया, इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा? ऑरली बोल सकते हो, ऑरली। साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। करने की भी जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करना है हमें, तो पहला हम ये बोल सकते हैं तिवारी सर, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फिर एक क्वेश्चन, बताओ भाई ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? सर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो हम लिख सकते हैं ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। इसका मतलब ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। इसका मतलब क्या होगा? रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा क्वेश्चन पेपर में, बताओ भाई कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा? आप मुझे बताओ, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। क्या डी ट्रांजिशन होगा? सर ये क्या होता है बताऊंगा भाई मैं अगली वीडियो में। डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कलरलेस होगा। इसका मतलब ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब डी ट्रांजिशन नहीं होगा, नो डी ट्रांजिशन। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये कलरलेस होगा। चौथा पॉइंट भाई, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी दोस्तों मेरे मित्रों? मैंने आपको पढ़ाया था, sp3 होगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, DsP2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी। आहा, कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने सारे। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी बताओ भाई? इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अगला आखिरी क्वेश्चन, सर मुझसे मेरे पेपर में ना इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया। बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। क्यों तिवारी सर? क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा यानी म्यू होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई। ठीक, तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पेपर में, है ना? विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड, व्हाई इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस, है ना, कलरलेस, व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों हमें सारे पहलू को दिमाग से लेकर चलना है और इसे सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन में पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, है ना। 4 की हम बात कर रहे थे, 4 में 2 टाइप के थे, sp3 और DsP2। और अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये बच्चों 2 टाइप के होते हैं।
पहला वो होता है, मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 2 5 और 1 6। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे 2d बाहर वाला है, तो हम इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बताया था बच्चों मैंने, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर बाहर वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने इसको बताया था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर कोई हमसे इसकी ज्योमेट्री पूछे कि तिवारी सर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो भैया तिवारी सर तो यही बोलेंगे कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, पानी की तरह क्लियर। चलिए भाई दूसरा देखते हैं। अगर ये 2d अंदर वाले ऑर्बिटल का होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे? मैं भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, रीजनिंग क्वेश्चन तो समझ में आएगा। दूसरी चीज, अगर ये 2d अंदर वाला है, अच्छा ये बताओ अंदर कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, रट लेना, अमोनिया हो या साइनाइड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बाकी वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर ये वाला बनाएगा d2sp3 होगा तो 2d अंदर वाले हैं, तो ऐसे ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही सर। इसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड होंगे। अगर कोई पूछेगा कि तिवारी सर इस समय इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों ज्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा, ज्योमेट्री दोनों की ऑक्टाहेड्रल होगी। क्लियर? नोट डाउन बच्चों। चलिए बच्चों अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमारे पेपर में तो टोटली रीजनिंग क्वेश्चंस आना है। हम क्वेश्चन ये करते हैं बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये है वाई मतलब क्या होता है भाई? क्यों? वाई Cr(NH3)6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि अंडरस्टूड है कि जो इनर होंगे उसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, जो इनर होंगे उसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, है ना। ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो बच्चों हम इसका आंसर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सारे बच्चे तैयार हैं सॉल्व करने के लिए? सारे बच्चे तैयार हैं सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल बताओ, मेरे साथ तैयार हो? चलो भागो दौड़ो। चलो सबसे पहले हम ये लिखते हैं Cr(NH3)6 3 पॉजिटिव। पेपर में आपसे नाम नहीं पूछा, बोलो प्रैक्टिस कर ले प्रैक्टिस एक बार नाम की। चलो 6 अमाइन है, क्या होना चाहिए नाम? तिवारी सर लिख लिया मैंने, हेक्सामाइन। पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए? क्रोमियम। लिख लिया क्रोमियम। सर हमें रटा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd आएगा, और क्या लिख दिया? आयन। 3rd क्यों आया? X0 = +3। सबसे पहले बच्चों हम जो भी सेंट्रल मेटल आयन होता है उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। लिख लिया? चलो बिल्कुल लिख लिया सर। अब मैंने क्या बताया, जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं 3 वाले एक तरफ कर लो, 4 वाले दूसरी तरफ कर लो। चलो करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और हमने लिख दिया 4s1 लिख दिया। चलिए 6 4 10 2 12 6 18 शॉर्ट करना है हमें, तो हमने ये लिख दिया आर्गन लिख दिया, और ये हो गया 3d5 और ये हो गया 4s1, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तिवारी सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? तिवारी सर 2 टाइप के पॉसिबल हैं, एक sp3d2 और दूसरा d2sp3। अब मुझे एक बात बता दो ईमानदारी से, बेईमानी मत करना, बेईमानी बिल्कुल नहीं करना। क्या इसमें d चाहिए? बिल्कुल चाहिए। p भी चाहिए, तो हमें p भी चाहिए और d भी चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपका अमोनिया कौन सा लिगेंड है? अमोनिया। चलो अमोनिया देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया। ये जो हमारा अमोनिया है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में डी अंदर जाएगा, वो अंदर पेयर करेगा। अगर अंदर जाएगा तो अंदर के लिए कौन सा है? d2sp3, तो हमें p भी लेना पड़ेगा, तो हमने लिख लिया 4p0। चलिए अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है। भाई दुनिया को मालूम है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। कैसे निकालेंगे बोलो? इसको मान लिया x, ये 0, तो = +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो,
तो जब 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो क्या होगा, एक यहाँ से कम होगा और 2 यहाँ से कम होगा। भाई 3 कर रहे हैं ना, एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो क्या बन जाएगा बोलो, क्रोमियम 3+ का तिवारी सर ये बन जाएगा आर्गन, और ये बन जाएगा 3d2 के 3d3, ये बन जाएगा 3d3 और ये हो जाएगा 4s0 और ये हो जाएगा 4p0। चलो अब ये कंपाउंड बना रहे हैं। अगला हम लिखेंगे इन दी फॉर्मेशन ऑफ CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव आए। ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। अगर हम ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या होगा, चलिए करते हैं। इज इक्वल टू, ये लिख लिया। अब यहाँ पर आपका बच्चों ये हो गया 3D, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 3D 5 हो गए। 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4p में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मुझे बताओ बच्चों, मुझे ईमानदारी से बताना, आपके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया। एस में एक भी नहीं है, पी में एक भी नहीं है। आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अमोनिया और साइनाइडो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। बताओ भाई, देख के बताओ, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? तिवारी सर स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया है। स्ट्रॉन्ग है तो वो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। देखो भाई, आप लिगेंड को देख के बता सकते हो कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो कलर्ड होगा कि नहीं होगा, क्या है। चलो देखते हैं भाई। अमोनिया स्ट्रॉन्ग है तो अंदर जाएगा, 2 अमोनिया अंदर जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं भाई 1 अमोनिया, ये हो गया दूसरा अमोनिया, ये हो गया तीसरा अमोनिया, ये हो गया चौथा अमोनिया, ये हो गया 5वां अमोनिया, ये हो गया 6वां अमोनिया। ये लिगेंड है। लिगेंड क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं? तिवारी सर 2 देते हैं। ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। इसमें धक्का नहीं दिया ना, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, धक्का देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों? ये होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या हुआ। चलो पहला, इंफॉर्मेशंस। कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस हमें मिली हैं? पहली इंफॉर्मेशन, चलिए पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली बच्चों, जल्दी बताओ। सारे ये जो 2d ऑर्बिटल हैं ये अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं? बताओ भाई। तिवारी सर 2d ऑर्बिटल अंदर वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है तो क्या बोलोगे? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अगर 2d अंदर वाले होते हैं तो कौन सा बोलते हैं उसको? तिवारी सर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आ गया कि दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और बच्चों जब इनर ऑर्बिटल होता है तो लो स्पिन होता है कि हाई स्पिन होती है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह दो तो भी सही है, या आप इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कह दो तो भी सही है। लो स्पिन का मतलब कम स्पिन हो जाती है, ज़्यादा घूमते नहीं है। चौथा बच्चों, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड है? भाई सब कुछ होते हुए भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके अंदर डी ट्रांजिशन होगा। डी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन होगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स हमारा कलर्ड होगा। नंबर 5 भाई, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तिवारी सर मत निकालो ना, क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। इसके अंदर कोई भी, अरे नहीं भाई क्यों 0 होगा? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू इज इक्वल टू √n+2। ये फार्मूला होता है बोर मैग्नेटॉन, BM मतलब बोर मैग्नेटॉन। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √3+2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू √3 × 5 इज इक्वल टू √15 बोर मैग्नेटॉन। कितने सारे क्वेश्चन पेपर में बन गए। पहला क्वेश्चन, व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरा, हाँ एक इंफॉर्मेशन तो भूल ही गए बच्चों, भूल ही गए। इसका नेचर क्या होगा? इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बताओगे क्यों है? क्योंकि इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। कितने सारे क्वेश्चन भाई। ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों है? इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? बताओ भाई इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? कौन बोल के बताएगा? तिवारी सर इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। So many type of questions can be framed with this type of questions.
हमें दिल खोल के करना है। कहाँ है क्वेश्चन भाई, ढूंढो ढूंढो, ढूंढ के निकाला, उसको हलाल किया। वेरी क्लियर बच्चों, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ईच एंड एवरीथिंग इज इन योर हैंड। चलिए बच्चों, हम इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन करते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन से मज़ा आ रहा है भाई करने में। अगला क्वेश्चन हम ये करते हैं, वह है YFE CN6। बड़ा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 4 नेगेटिव इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक बच्चों, ये तो मैं एक लिख रहा हूँ, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए कैसे, इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये आपसे पूछ दिया कलरलेस क्यों होता है, ये आपसे पूछ दिया कि ये जो होता है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों होता है ना। ये भी आ सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ये जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, ये भी पूछ सकते हैं पेपर में। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए भाई आंसर देखते हैं सर। चलो क्या है भाई, FE CN6, बोलो क्या है, 4 नेगेटिव। क्या है बच्चों, ये FE CN6 4 नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम किसी को बच्चों, FE CN6 4 नेगेटिव। चलो नाम बताओ, नाम बताओ भाई, इसका नाम बताओ, IPSC नेम बताओ। सर मैं बताऊं, बोलो भाई तुम भी बताओ। हेक्सासाइनाइडो है ना, नेगेटिव है तो फेरेट, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। तो क्या हो गया, 6 है, तो x - 6 इज इक्वल टू -4 2। यहाँ पर 2 आएगा, 2 और ये हो जाएगा आयन। तिवारी सर 1 मिनट, सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता दो ना। बता रहा हूँ भाई। चलो ये हो जाएगा x, 1 CN पर 1 निगेटिव, 6 पर 6 निगेटिव, x - 6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू +2। क्लियर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया। सबसे पहले आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 26, 26 से तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, 26 हो गया। 3 वाले को एक तरफ करें, 4 वाले को अलग करें। चलो सर वो भी कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, वो भी कर लिया। चलिए यहाँ से यहाँ तक कितने हो रहे हैं, 18 हमने लिख दिया। आर्गन, ये क्या हो गया, 3d6 और ये हो गया 4s2। बच्चों मुझे बताओ, वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइराइड? और तिवारी सर आपने लिखवाया था, सर आपने लिखवाया था कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, 2 होते हैं, अमोनिया होता है, साइनाइड होता है। धक्का मारेगा अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन को करेगा, किसको धक्का मारेगा, डी को। इसका मतलब हमारे पास 4p का होना जरूरी है, बाहर वाले डी का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाहर वाले डी का होना कब जरूरी होता, जब ये वीक फील्ड लिगेंड होता। अंदर की तरफ आता ही नहीं, तो अंदर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा भाई, बाहर ही जाएगा, बाहर ही कूदेगा। चलिए 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 भाई, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। चलो सर आपने तो बता दिया ना, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये तो निकाला हमने +2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, जब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो आयरन ये हो गया 3d6, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भगा देते हैं तो हो जाएगा 4s0, ये हो जाएगा 4p0। क्लियर। चलो अब कंपाउंड बनाते हैं भाई, अब हम कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा कंपाउंड भाई, इन दी फॉर्मेशन ऑफ FE CN6 4 नेगेटिव। इस कंपाउंड को हमें बनाना है भाई, बिल्कुल बनाएंगे, जी जान से बनाएंगे। चलिए FE सबसे पहले हम ये लिखते हैं D। हमारे पास बच्चों D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 5 होते हैं 3D, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमने 6 कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास 4s बचा, 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4p बचा, 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली खाली है। बच्चों ये बताओ, हमारे जो लिगेंड है भाई साहब, वो पहलवान है कि मरियल टाइप के? सर पहलवान है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, धक्का मारेंगे सर, वो अंदर के इलेक्ट्रॉन को पीछे भेजेंगे। चलो कौन है भाई, ये CN नेगेटिव, ये भी CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव। ये यहाँ भेजेगा, ये यहाँ भेजेगा, ये यहाँ भेजेगा, ये सब भेजेंगे। तो जब भाई अंदर क्यों आए, दिमाग मत लगाइए, दिमाग है ही नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अंदर धक्का देगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। वीक फील्ड लिगेंड है, अंदर धक्का नहीं मारेगा, sp3d2 होगा। सीधी सी बात, दिमाग के आप मेमोरी में रख लीजिए। चलिए अब क्या होगा, जब ये धक्का मारेंगे तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पेयरिंग कर लेगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पेयरिंग कर लेगा। ये दोनों पेयरिंग कर लेंगे, ये इधर और ये इधर आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, देखो अपनी नज़रों पर विश्वास करो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया 3। अब क्या होगा बच्चों, देखो
ये जब अंदर आ जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, देखिए ये 3D के थे, ये 4s का 4p का है। अब क्या होगा, 2 साइनाइड थे, एक साइनाइड निगेटिव, ये साइनाइड निगेटिव, ये साइनाइड निगेटिव, ये 3 साइनाइड निगेटिव थे। इनके 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन सबके 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके अंदर जाएंगे। चलिए ब्लू कलर के पेन से लिखता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया। बच्चों ये क्वेश्चन ऑरल होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सब करने की जरूरत नहीं होती है। बच्चा दिमाग वाला है, उसने देखा अमोनिया है, साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसने D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिख दिया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लिख दिया, कलरलेस लिख दिया, एक बार में लिख देता है वो। और उसको मालूम है कि वहाँ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वो अंदर जाएगा काहे को, वहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वहाँ पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और दिमाग का इस्तेमाल करिए। चलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2d 1s 3p, यानी यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों 2d 1s 3p, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितनी सारी जानकारी मिली, कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिली। सर हमसे भी शेयर करो ना, आप ही से तो कर रहा हूँ बच्चों। चलो कौन कौन सी जानकारी मिली, कौन कौन सी जानकारी मिली। पहली जानकारी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बिल्कुल सही भाई तिवारी सर। 2d अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं, अंदर वाले हैं। अंदर वाला होगा तो क्या बोलेंगे, बोलो तिवारी सर, बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सारे पेयर्ड हो गए। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम तिवारी सर वो होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो मैंने लिख लिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तीसरी जानकारी क्या मिली, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। पेयर्ड है तो क्या होगा तिवारी सर, आपने बताया था, आप अगली यूनिट में समझाओगे क्या होता है dd ट्रांजिशन। नो dd ट्रांजिशन, सारे पेयर्ड है। जब dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो कैसे होंगे, कलरलेस, क्योंकि सारे पेयर्ड होंगे तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा। चौथा, सारे पेयर्ड हैं, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो उसको हम कौन सा नेचर कहते हैं, पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना। पैरा नहीं भाई, पेयर्ड में पैरा नहीं होता है, गलत मत लिखो भाई मुझसे तुम लोग। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, भूल गए क्या, उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक समझते हो ना, क्या है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पांचवा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, म्यू यहाँ पे म्यू बराबर 0 होगा। बच्चों इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 क्यों होगा, क्योंकि इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। पॉज करिए, नोट करिए, मजा लीजिए, है ना। चलो भाई चलते चलते एक क्वेश्चन हम और मजेदार क्वेश्चन आपको देते हैं जो हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के संबंध में करते हैं, है ना। अभी तक मैंने जितना भी बताया ये सब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, लेकिन अब आपसे मैं शेयर करता हूं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। कौन से कॉम्प्लेक्स के बारे में बच्चों, आउटर कॉम्प्लेक्स के बारे में। वह है मेरा क्वेश्चन है बच्चों, वह है COF6 3 नेगेटिव। अरे भाई मैं क्वेश्चन देख के ही आंसर बता दिया मैंने। जो फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, वीक फील्ड है, अंदर से धक्का मारेगा ही नहीं, तो अंदर के डी को नहीं लेगा, बाहर के डी को लेगा। तो sp3d2 देखते ही बता दिया सर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बिना लिखे बिना कुछ किए। वाई COF6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स इज बताइए, पैरा होगा डाई होगा, अगर आउटर है तो बताइए पैरा होगा कि डाई होगा, पैरा होगा सर। इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। इसका नेचर पैरा क्यों होगा, ये इनर होगा आउटर होगा, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। भाई दो तरह से पूछ सकते हैं, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई पेपर में। चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या होगा भाई, ये हो गया COF6 3 नेगेटिव। तिवारी सर प्रैक्टिस करा दीजिए ना, करा रहे हैं भाई, सबके साथ प्रैक्टिस करा रहे हैं। 4 फ्लोरो है, क्या बोलेंगे, हेक्सा फ्लोराइडो। नेगेटिव है तो कोबाल्टेट, क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव होते तो 8 लगाते हैं। कोबाल्ट है तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, 3 आयन क्योंकि चार्ज है। सर एक बार बता दो ना कैसे 3 निकाला, 6 का आधा 3, तुक्का लगाना बताया था, बिना तुक्के के बताओ ना सर। x 6 है तो -6 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +3 क्योंकि +6 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। भाई इतना तो मालूम होना चाहिए सर, मुझे एटॉमिक नंबर नहीं मालूम, भाई मालूम होना चाहिए। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
और ये हो जाएगा 3d7, बिल्कुल सही। चलिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अच्छा उसको क्रम में लिख दें, जमा के लिख दें, जमा के लिखें, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है तो सारे 1 को 2 को 3 को क्रम में लिख देते हैं। आप ही ने तो बताया था सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। चलिए शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि कचड़ा हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक हो गया 18, तो मैंने लिख दिया आर्गन 18 लिख दिया, और क्या लिख दिया 3d7 और ये 4s2। बच्चों ये बताइए 4s2 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अच्छा अब यहाँ पे हमारा जो लिगेंड है वो कौन सा लिगेंड है? तिवारी सर आपने ये बताया था हमें वीक फील्ड लिगेंड, और हम भूले नहीं है सर उसको, हमें याद है वो फ्लोराइड हो सकता है, वो क्लोराइड हो सकता है, वो ब्रोमाइड हो सकता है। आपने यहाँ पर फ्लोराइड लिया है यानी वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तिवारी सर तो यहाँ पे हमें जो हाइब्रिडाइजेशन जाएगा हमारा sp3d2 जाएगा वीक में। अगर sp3d2 जाएगा तो बाहर हमें 2 ऑर्बिटल खाली लेने पड़ेंगे, 4p भी खाली लेना पड़ेगा और 4d भी खाली लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर तो वो जा ही नहीं रहा है भाई, अंदर वो नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंड है तो बाहर की राह पकड़ेंगे। चलिए अब ऑक्सीडेशन नंबर देखें कोबाल्ट का, ये निकाला है 3+ होता है, 3+ होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दें, 2 यहाँ से कम करें, 1 यहाँ से कम करें। चलिए करते हैं कम। जब कम करेंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों बताओ? ये बन जाएगा आर्गन, ये बन जाएगा 3d6, ये 4s0, ये हो जाएगा 4p0 और ये हो जाएगा 4d0। चलिए भाई है ना। अब हम फॉर्मेशन करते हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में 100% आना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। COF6 3 नेगेटिव हमें बनाना है। चलिए कोबाल्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डी हैं, कितने डी हैं तिवारी सर? हमारे पास 5 डी है, 1 2 3 4 5 है ना। ये कौन सा डी है तिवारी सर? ये 3D है, ये देखो 3D लिखा है। दूसरा लेते हैं, दूसरा हमारे पास 4s है, फिर उसके बाद हमारे पास 4p है और फिर उसके बाद हमारे पास 4db है। सर अभी तक तो नहीं लिया था, अब क्यों ले रहे हैं भाई? अब इसलिए ले रहे हैं मुन्ना राजा, अब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। हमारा जो लिगेंड है वो वीक है, कमज़ोर है, और कमज़ोर है तो भाई मेरे वो अंदर की तरफ घुसने की जरूरत नहीं करेगा। अगर वो फ्लोराइड होगा, वो क्लोराइड होगा, वो ब्रोमाइड होगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप देख के बता सकते हो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप देख के बता सकते हो sp3d2 होगा, आप देख के बता सकते हो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, आप देख के बता सकते हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, आप देख के बता सकते हो कलर्ड होगा। बहुत क्लियर चीज़ें हैं, जरा दिमाग लगाइए। चलिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है। अच्छा अब हमारे पास फ्लोराइड है, अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा, तो एक फ्लोराइड इसमें जाएगा, दूसरा फ्लोराइड इसमें जाएगा, ये हो गया तीसरा फ्लोराइड, ये हो गया चौथा फ्लोराइड, ये हो गया 5वां फ्लोराइड और ये हो गया 6वां फ्लोराइड। सर आपने अंदर क्यों नहीं लिखा? भाई मैं अंदर नहीं लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो वीक फील्ड लिगेंड है। अब इसके इलेक्ट्रॉन, इसके एक लिगेंड वो होता है जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ, ये पूरे इसके इलेक्ट्रॉन भर गए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बोलिए क्या लिखे बच्चों? कई सारी इंफॉर्मेशन मिली जो हमारे परीक्षा के क्वेश्चंस करने के काम में आएगी। पहली इंफॉर्मेशन तिवारी सर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। दूसरी इंफॉर्मेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं तिवारी सर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? बोलो बच्चों, पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी इंफॉर्मेशन सर हमें चाहिए, ले लो ना तीसरी इंफॉर्मेशन। बताओ भाई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड है? सर अनपेयर्ड है, इसका मतलब कौन सा ट्रांजिशन होगा? डी ट्रांजिशन होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होगा? कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। कैसा होगा बोलो? कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। अगली इंफॉर्मेशन बताओ, दो डी तुम्हारे यूज हो रहे हैं, वो अंदर वाले हो रहे हैं कि बाहर वाले हो रहे हैं? इससे पहले दोनों एग्जाम्पल में अंदर वाले हो रहे थे, 3D के हो रहे थे। तिवारी सर बाहर वाले हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तिवारी सर बोलो क्या बच्चों? सर एक बात तो क्लियर हो गई
कि आउटर ऑर्बिटल क्यों हुआ, क्योंकि ये 2D बाहर वाले हैं। सर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों होगा, अंदर वाला लो क्यों होगा। बच्चों जब 2D बाहर वाले यूज़ होते हैं तो हमारा मानना ऐसा होता है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी स्पिन उतनी तेज होगी। तो इसलिए अगर बाहर वाले 2D होते हैं तो हम उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। पांचवा हमें निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रूट एन, एन प्लस 2। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 हैं तो 4, रूट 4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 तो इज इक्वल टू 4 इंटू 6 तो इज इक्वल टू रूट 24। बोर मैग्नेटॉन, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक से डिटेल फॉर्मेट से आपको ये बताया कि किस तरह से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। बहुत डिटेल तरीके से दोनों चीज़ों को मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया है। करिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि ये क्वेश्चंस हमारे पेपर में आना और आना ही है ना। चलिए नोट करिए।